नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस सेट पर बातचीत करेंगे जो कि आगामी सीजी सेट यानी छत्तीसगढ़ सेट, बीपीएससी ट्री, डीएसएसबी, यूके, एलटी और अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्वमूल्यांकन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें हम कुल 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आप सभी इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर जान रहे थे, जिसके कि कमेंट्स को करके आप बता सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आप देखेंगे कि शुरुआत में प्रश्न आपको आसान दिखाई पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे इन प्रश्नों का स्तर कठिन होता जाएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन दिया गया है प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन भाषा यानी कि आर्य भाषाओं से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया है। आपके दिमाग में तुरंत आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार भारत की प्राचीन भाषा इन विकल्पों में क्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा डी, वैदिक संस्कृत। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन को भी 2 भागों में है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि भारत की प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृत। इस प्रश्न के बहाने आपके मन मस्तिष्क में जरूर आना चाहिए कि प्राकृत किसके अंतर्गत है, अपभ्रंश किसके अंतर्गत है या फिर संस्कृत किसके अंतर्गत है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। भाषा परिवार से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है द्रविड़, यूरोपीय, भारोपीय, काकेशी। तो सही जवाब आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, भारोपीय। इसमें 2 है, भारत और यूरोप। भारोपीय परिवार से संबंध हिंदी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, फारसी, अरबी, उर्दू। तो हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है। थोड़ा बहुत अगर आप भाषा विज्ञान के रूप में पढ़े होंगे, शुरुआत में ही बताया जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, फारसी शब्द। हिंदी जो है वो फारसी शब्द है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। अर्धमागधी, मागधी, खस, शौरसेनी। यानी कि यहाँ पर अपभ्रंशों का प्रकार दिया गया है और हमें बताना है कि किस अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ब्रज भाषा हिंदी के किस उपभाषा में है। सब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तभी आपको पढ़ने में आनंद आएगा। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, शौरसेनी अपभ्रंश। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, खड़ी बोली का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, खस प्राकृत। तो खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा में इसका संबंध है, आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा और ऑप्शन में भी सही जवाब हो गया ए ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण कौन से हैं। य र ल व, त थ द ध, श श स ह, छ त्र ज्ञ ज। ऊष्म वर्ण हमें यहाँ पर बताना है, यानी कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और आपका दिमाग भी दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने पढ़ा था कि श श स ह, यानी कि तीनों तरीके के जो स हैं और ह ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप देखेंगे कि अंतस्थ, ठीक है, यहाँ पर दंत और फिर ये संयुक्त है। तो इसी तरीके से आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए। हमने शुरू में ही कहा कि क्वेश्चन को देखने पे लगेगा आपको कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन यही आसान प्रश्न जब मेरिट तैयार की जाती है तो बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसलिए इनको उतना ही महत्व देना है जितना कि कठिन प्रश्नों को देना है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से, ये सब आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, आपके दिमाग में आ भी रहा होगा। मैं चाहता हूं कि हर एक चीज यहाँ पर
लिखकर ही न बताया जाए, बल्कि आपके दिमाग पर चोट किया जाए, उसको झंझनाया जाए, ताकि आपका दिमाग जो अभी स्थिर है उसमें रक्त संचार हो और दिमाग दौड़ना शुरू कर दे। पूर्वी हिंदी में हमने आप सभी को एक फार्मूला बताया था, लगातार इस फार्मूले की चर्चा हम करते रहे कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी से। और सवाल पूछ लिया गया कि छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किससे है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी में नहीं है। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, बघेली। तो फार्मूले के हिसाब से आप देखेंगे कि इसमें बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि बुंदेली और बघेली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों बहनें हैं, लेकिन एक का संबंध है पश्चिमी हिंदी से और एक का संबंध है पूर्वी हिंदी से। तो इन अंतरों को आपको जरूर ध्यान में रखना है, और यही अंतर कट ऑफ में भी अंतर कर देते हैं। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो पद नहीं है? नाश, अज्ञानी, जवानी, जंगली। तो यहाँ पर पूछा गया कि 4 शब्द दिए गए, उन शब्दों में पद नहीं है। तो जब तक आपको शब्द और पद का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस प्रश्न का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कहा जाता है कि जो पद होते हैं वाक्य में आकर उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अज्ञानी, जवानी और जंगली, ये तीनों पद है। ठीक है, इसमें जो नाश शब्द दिया गया है ये केवल शब्द है। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी पद जो होते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की विशेषता बतलाते हैं, यानी एक तरीके से विशेषण के तौर पर। अज्ञानी, यह भी विशेषता बतला रहा है किसी के बारे में कि जो जिसके पास ज्ञान नहीं है। जवानी यानी कि जो यंग है, और जंगली जो कि एक तरीके से कहें कि असभ्य है। तो यहाँ पर पद आप समझ गए होंगे। जो भी हमने क्लू दिया है आपको, थोड़ा सा मैंने सूत्र दिया है, वो आगे के एग्जाम में काम में आ सकता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है नया प्रश्न हो सकता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरक्षनाथ की रचनाओं को प्रामाणिक माना है। कितनी रचनाओं को प्रामाणिक माना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की? आपको बता दें कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन व्यक्तियों में जो कि सबसे पहले हिंदी साहित्य में पीएचडी करने वाले थे। आज हिंदी साहित्य में पीएचडी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल शुरुआती दौर के रिसर्च स्कॉलरों में से एक रहे। उन्होंने गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाओं के बारे में कुछ संख्याओं को दिया है। ऑप्शन दिया गया है 10, 12, 14 और 16। सही जवाब हो गया इसमें ऑप्शन सी, यानी 14 रचनाओं की बात की हुई है। और आप अगर यूपी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर गोरखनाथ की रचनाओं को कुछ पढ़ना है, और उसमें भी ये सवाल महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन कट ऑफ के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिया गया 1927, 1931, 1929, 1933। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 1929 में। इसी प्रश्न के बहाने हमें एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं कि सर्वप्रथम ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा हुआ था। ठीक है, इसका शुरुआत में नाम हिंदी साहित्य का विकास था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाद में इसका नाम आकर हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। तो ये भी तथ्य आपको कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और यहाँ पर संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय या अध्याय या सर्ग है? सही जब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 66, 62, 65, 69। पृथ्वीराज रासो, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, 69 समयों में बटा हुआ है। इसको समय में बांटा गया है, और हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। तो महाकाव्यों को आप देखेंगे कि कोई समय में बटा है, कोई कांडों में बटा है, कोई सर्गों में बटा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि कविता का लक्ष्य अनुभव की अभिव्यक्ति मात्र न होकर उसका सार्थक संप्रेषण भी है। तर्क दिया गया, यदि अनुभव संप्रेषण के योग्य न हो तो वह
कभी भी सार्थक नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कविता के बहाने। कहा गया कि कविता का लक्ष्य अनुभव की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि सार्थक संप्रेषण भी होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन भी कविताओं का सार्थक संप्रेषण होता है, संप्रेषण मतलब भावों और विचारों का जो भी आदान प्रदान किया जाता है, वो श्रोता और पाठक दोनों पर प्रभावित कर रहा हो, दोनों उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर भारतीय काव्य शास्त्र में एक चर्चा की गई, जिसको कि हम साधारणीकरण के नाम से जानते हैं। अब चीजें और क्लियर हो गई होंगी। संप्रेषण का रोल किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूं, उसमें भी संप्रेषण का काफी रोल है। आप लोग मुझसे जुड़े हैं क्योंकि मेरी बातें, मेरे विचार, मेरे भाव आप तक संप्रेषित होते हैं, वो भी सार्थक संप्रेषण के तौर पर। तो जहां कवियों का काम है कविता करना, वहीं शिक्षकों का काम है लेक्चर को प्रोवाइड करना और समझाना। तो कहा जा रहा है कि कविता का लक्ष्य अनुभव की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सार्थक संप्रेषण भी है। और नीचे बताया गया कि यदि अनुभव संप्रेषण के योग्य न हो तो वह कभी भी सार्थक नहीं हो सकती। तो इतना विस्तार से हमने इसमें बताया, तो सही जवाब तक आप पहुंच गए होंगे कि बातें तो दोनों सही लग रही हैं। इस तरीके से ए सही है और आर भी सही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है स्थापना तर्क पर ही आधारित है। कहा गया कि अपने संसार की बुनियादी चिंताओं को उजागर करने के लिए मिथकों का इस्तेमाल एक कवि के लिए सुविधा की स्थिति भी हो सकती है और भीतरी जरूरत भी, किंतु दूसरी स्थिति में मिथक ज्यादा प्रभावी होते हैं। मिथक, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक के अनुभव पर जो भी प्रचारित प्रसारित होते हैं, धीरे धीरे वो मिथ में बदल जाते हैं। जैसे एक मिथक आप लोगों ने सुना होगा, कहीं भी आप रिश्तेदारी में जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि फला पेड़ है, या फिर बांस का जो पेड़ होता है, बोलते हैं कि इधर पहले भूत रहता था। तो वो धीरे धीरे मिथ के रूप में बैठ जाता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में आप देखेंगे कि पुराणों को आधार बनाकर, बड़े बड़े रामायण महाभारत को आधार बनाते हुए मिथक गढ़े गए, यानी कि एक तरीके से कपोल कल्पना इसमें मौजूद रहती है। तर्क दिया गया है कि जिनके लिए मिथक अभिव्यक्ति की सुविधाएं जुटाने के साधन भर हैं, वे कभी यथार्थ पर मिथक और कभी मिथक पर यथार्थ का आरोपण करते हैं, किंतु जिनके लिए मिथक अतीत और वर्तमान से जूझने के माध्यम है, उनकी रचना में वे नए आशयों के साथ एक बार फिर से नया जन्म पाते हैं। तो यहाँ पर कथन और तर्क दिया गया है और हमें बताना है कि इसमें आखिरकार सही क्या है। यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। तो एक बार आप तड़के से स्थापना और तर्क को कोरिलेट करके देखिए, यहाँ कहीं कहीं इन दोनों में आपस में क्या है, संबंध है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, भक्तमाल, बारहमासा, प्रेम वाटिका, फूल मंजरी। दूसरी तरफ रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, वृंद, नाभादास, सेनापति, रसखान, मतिराम। तुरंत आप इसमें सुमेलित करना शुरू कर दिए होंगे। इसका जो यहाँ पर सुमेलित अगर हम करें तो आप देखेंगे कि भक्तमाल किसका हो गया, नाभादास का हो गया, और बारहमासा जो है वो वृंद का हो गया, प्रेम वाटिका रसखान का, फूल मंजरी मतिराम का। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है 2, 1, 4 और 5। इस तरीके के प्रश्न नए पैटर्न में भी पूछे जा रहे हैं और तमाम परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो गया, ऑप्शन पहला यहाँ पर हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए अभी तक हम लोग नए और बहुत ही आसान प्रश्नों को देख रहे थे, लेकिन अब देखिए प्रश्नों का जो स्तर है थोड़ा धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है और आपके दिमाग को मांझने के लिए काफी है। पूछा गया कि श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, धूमिल कवियों के इस क्रम में उनकी रचनाओं का सही क्रम है। कितनी नावों में कितनी बार, जलसा घर, आत्महत्या के विरुद्ध, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इस प्रश्न के आधार पर हमें बताना है कि सही क्रम क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए कवियों के आधार पर, यानी कि आपको इन विकल्पों में कवियों की रचनाओं को जानना पड़ेगा, तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी जो है सही जवाब इसका, जलसा घर श्रीकांत वर्मा का, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, कितनी नावों में कितनी बार
यहाँ पर अज्ञे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल का है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। देखिए प्रश्न किस तरीके से नए हिसाब से पूछा गया है। ये सुमेलित के दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बनाने वाले ने प्रयोग किया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयोग ही जीवन को एक तरीके से जीवंत बना के रखता है। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल की काव्य रचनाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं को यहाँ पर एक तरीके से रख दिया गया है और स्पेशली उन्हीं पर है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरफ। ये एक ही रचना का नाम है। यहाँ तक देखिए, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरफ, लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो यहाँ पर 3 रचनाओं की चर्चा की गई। इन तीनों का हमें सही क्रम बताना है। और विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ से इनका संबंध रहा है और बेहतरीन एक तरीके से लेखक हम कहें, साहित्यकार कहें। क्रम आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरफ। देखिए एक ही रचना का नाम है, रचना का शीर्षक कितना बड़ा है, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से हम देखें तो 1971, 1981 और 1992 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में किन कवियों का जन्म हुआ? छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन कौन से कवि हैं, हमें उनको बताना है। और इस प्रश्न के बहाने जो भी छत्तीसगढ़ के बच्चे जुड़े हुए हैं वो इन रचनाकारों को जरूर ध्यान में रखें, जिससे कि उनको रिसर्च करने में आसानी होगी, वो अपना टॉपिक बना सकते हैं। नाम दिए गए हैं, एकांत श्रीवास्तव, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल, सुदीप बनर्जी, विनोद कुमार शुक्ल, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ अलग जगहों के हैं और कुछ छत्तीसगढ़ से हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन पहला, एकांत श्रीवास्तव, विनोद कुमार शुक्ल का संबंध छत्तीसगढ़ से है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित रचनाओं में से शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं कौन सी हैं? बात बोलेगी, लकड़ बग्गा हंस रहा है, चुका भी नहीं हूं मैं इस यात्रा में, सुकून की तलाश में। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हमें बताना है। आपने पढ़ा भी होगा कि बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूं मैं, ये तो ए और सी आप देख रहे हैं कि इसमें है। इसके बाद आप देखेंगे कि सुकून की तलाश कौन कहता है? ये पेपर सन 2018 का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूजीसी नेट 2024 का पेपर है। इसी तरीके से प्रश्न अब वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी प्रश्न पत्र खराब या फिर कमजोर नहीं होता है, हमें कुछ न कुछ देकर ही जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कूट बन रहा है ACE, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कमलेश्वर के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। इसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सही क्रम है। उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं, किसके हैं? कमलेश्वर के हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला है कि डाक बंगला जो है 1954 में प्रकाशित हुआ, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 ईस्वी में, तीसरा आदमी 1976 में, और आगामी अतीत जो दिया गया है ये भी 1976 में। थोड़ा आसपास में है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, कहानियों को उनके रचना काल से सुमेलित करना है। इसमें से एक दो कहानियों का जरूर आप जान रहे होंगे कि रचना काल क्या रहा है। ठीक है, खासतौर से उसने कहा था आकाशदीप को आप अच्छे से जानते होंगे, बाकी को हम विकल्प के आधार पर मिला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर विकल्प है, उसने कहा था 1915 ईस्वी में। ठीक है, सी का एक हो गया यहाँ पर। और इसके बाद आकाशदीप जिसका प्रकाशन हुआ 1929 ईस्वी में। ठीक है, और ए लड़की आप देख रहे हैं कि डी का यहाँ पर हो गया 2। ठीक, और इसके बाद हम देखते हैं कि ए का हो गया 4, 1991 ईस्वी में ए लड़की का हुआ। और इसके बाद हो गया शतरंज के खिलाड़ी जो कि प्रेमचंद की
कहानी रही है वो होगी 1925 ईस्वी में। आगे के लिए आप जरूर इसके बगल में यहाँ पर नोट कर लीजिए। आप लोग इस प्रश्न को अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए, कहीं से भी ये आ सकता है, क्योंकि यूजीसी नेट में भी 2 रचनाएं आप देख रहे हैं और बाकी परीक्षाओं में ये रचनाएं पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, इनसे कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा जा रहा है कि आधुनिक कवि कविता में फैंटेसी का प्रयोग अलंकार के रूप में कर रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब मैं आप सभी को बता देता हूं, ऑप्शन बी है। ठीक है, आप लोग वैसे मिला भी लिए होंगे। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक कवि कविता में फैंटेसी का प्रयोग अलंकार के रूप में कर रहा है, क्योंकि फैंटेसी के द्वारा कवि बड़े नाटकीय ढंग से अपने समाज के किसी बड़े यथार्थ को स्पष्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, फैंटेसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछा गया है और हमें बताना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जैसा कि आप जानते हैं, फैंटेसी के लिए कौन फेमस है? मुक्तिबोध है। और फैंटेसी को कहा जाता है कि कल्पना की पुत्री है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें कि फैंटेसी में कल्पना की अधिकता होती है, जो कवि के मन में रहता है और वो पूरा नहीं होता है, तो वो फैंटेसी का रूप धारण कर लेता है। कई बार आप अपने दोस्तों के बीच में भी उनकी कल्पना भरी बातें सुने होंगे। खासतौर से जो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं, वो फैंटेसी का प्रयोग ज्यादा करते हैं और किसी न किसी लोक में पहुंच जाते हैं। आप लोग इस चीज को महसूस भी किए होंगे। और यहाँ पर देखिए, सवाल पूछा गया कि आधुनिक कवि कविता में फैंटेसी का प्रयोग अलंकार के रूप में कर रहा है। ये क्या है? स्थापना जो दी गई है गलत है। और यहाँ पर बताया गया फैंटेसी के द्वारा कवि बड़े नाटकीय ढंग से अपने समाज के किसी बड़े यथार्थ को स्पष्ट कर सकता है। अगर आपने अंधेरे में कविता को पढ़ा होगा तो इस बात से आप 100% सहमत होंगे कि उसमें नाटकीयता भी है। तो इस तरीके से तर्क तो सही है, लेकिन जो स्थापना दी गई है वो गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ए गलत है और आर सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक आलोचना कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। साहित्य सर्जना, देखा परखा, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति। तो ये मनोवैज्ञानिक आलोचना है, और जब भी मनोवैज्ञानिक आलोचना साहित्यकारों की बात की जाती है तो इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय इत्यादि का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका जो यहाँ पर सही क्रम है, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में रचनाएं घुमा फिरा कर दी गई हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, साहित्य सर्जना, देखा परखा, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आगे की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति, इसका सही क्रम है। तो ये सभी रचनाएं आप देख रहे हैं कि इसमें इलाचंद जोशी की रचनाएं ज्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है। बीच में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर है सेट 2018, सीजी सेट 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने वेबसाइट से ही लिया है। लेकिन बीच में जब मैं क्वेश्चन पेपर को हल कर रहा था और देख रहा था प्रश्नों को, तो 23 नंबर के प्रश्न के बाद सीधे 37 नंबर का प्रश्न आ गया। यानी कि स्कैन करने में जो भी वहां के कर्मचारी हैं या फिर लोग हैं, उन्होंने लापरवाही बरत दी और जल्दी में अपलोड कर दिया। तो अब क्या किया जा सकता है? जो विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे होंगे वही बीच के गायब हुए क्वेश्चन को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें संतोष करके जो भी हमारे पास है उसी को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि बीच के प्रश्न कैसे रहे होंगे और कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे, अब हम उनको कल्पना ही कर सकते हैं उनका। चलते हैं, बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि निम्नलिखित काव्यांश किस ध्वनि का उदाहरण है? सीता हरण तात जनि, कहूं पिता सन जाई, जौ मैं राम तो कुल सहित, कहीं दशानन जाई। तो इसमें ध्वनि का हमें बताना है कि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, रस ध्वनि है, अलंकार ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है यहाँ पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। जब आप ध्वनि संप्रदाय पढ़ेंगे आनंद वर्धन का, तो वहां पर उन्होंने ध्वनि को विभाजित किया हुआ है अलग अलग तरीके से। उसी में से एक है जिसका उदाहरण है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है सीता हरण तात जनि, कहूं पिता संजाय, जौ मैं राम तो कुल सहित, कहीं दशानन जाय। अगला प्रश्न है
तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में प्रयुक्त भाषा है। विनय पत्रिका से रिलेटेड लगभग परीक्षा में सवाल पूछे ही जाते रहे हैं, और खासतौर से भाषा के दृष्टिकोण से। अवधि मिश्रित ब्रज, ब्रज अवधि, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न को देखते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है और बताना भी पड़ रहा है कि अवधि शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एक तरीके से ये मात्रात्मक त्रुटि में। हमारे कई विद्यार्थी जो हम बीए के बच्चों को पढ़ाते हैं, एमए के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी इन शब्दों को ध्यान में नहीं रखते हैं। बताते तो सही है, लेकिन लिखते हैं गलत। ये अवधि बोली इस तरीके से लिखी जाती है, और ये जो समय का प्रतीक है ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सब कॉम्पिटेटिव माइंड के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को तो भली भांति जानते होंगे। बातों ही बातों में आपने विनय पत्रिका की भाषा को समझ लिया होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। विनय पत्रिका किसमें है? ब्रज भाषा में। इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जायसी की रचना है, बहुत ही छोटा प्रश्न। आखिरी कलाम, मधुमालती, चांदायन, हंसावली। तो जायसी की रचना इसमें कौन सी है? आपने तुरंत कैच कर लिया कि हमने तो पद्मावत पढ़ा था, साथ में आखिरी कलाम भी पढ़ा था। और आखिरी कलाम जिसमें कि जायसी ने एक खास बादशाह का चित्रण किया हुआ, आपके दिमाग में वो आ गया होगा कि किसमें उन्होंने आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की हुई है। आप चाहें तो होमवर्क के दृष्टिकोण से इसको कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही आप किसी प्रश्न को देखिए या उत्तर को देखिए, आप उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं उनको जोड़ कर देखिए, तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा और मजा आएगा। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा जा रहा है कि सूर का साहित्य लोक साहित्य है, जन साहित्य है, क्योंकि सूर ने कृष्ण के देवत्व को लौकिक रूप देने की कोशिश में उन प्रसंगों को विशेष उभारा है जो सामान्य जन से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमने अभी हाल ही में भ्रमर गीत के पद संख्या 21 और 22 की व्याख्या करते हुए बताया था मैनेजर पांडे के हवाले से, कि उन्होंने अपने रचना भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य में बताया है कि लोक से भी जुड़ाव रहा है सूर का। जो भी गोपियां हैं वो किसी न किसी गांव या फिर क्षेत्र से जुड़ी हुई, इसलिए जन साहित्य के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्थापना तो सही है, लेकिन तर्क आप देखते हैं कि दिया गया कि सूर ने कृष्ण को देवत्व से कहां पर ला दिया? लौकिक रूप में ला दिया। वहीं आप देखेंगे तुलसीदास ने राम में क्या दिया है? देवत्व का रूप दे दिया है, आदर्शवादी मर्यादावादी पुरुषोत्तम के रूप में। लेकिन कृष्ण का आप अगर रूप देखेंगे तो लगेगा कि वो आम आदमी की तरह है, वो आपके आसपास में रहने वाले व्यक्ति की तरह है। आजकल राम बनना बहुत कठिन है, कृष्ण के चरित्र को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और आप याद कीजिए, जब आप कक्षाओं में बैठते हैं, बीए की कक्षाओं में बैठते हैं या फिर एमए की कक्षाओं में बैठते हैं, बड़े बड़े जगहों की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर कोई विद्यार्थी महिलाओं से या फिर छात्राओं से ज्यादा बात करता है तो लोग उसको कृष्ण का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने को सामान्य रूप से स्त्री पुरुष में भेद न करके हुए ज्यादातर स्त्रियों की तरफ ही रहता है। कईयों का नाम आपने रखा भी होगा कि कृष्ण कन्हैया है। तो कहने का मतलब है, जब सूर का साहित्य हम पढ़ते हैं तो इसमें लोक साहित्य के साथ साथ जन साहित्य का रूप भी दिखाई पड़ता है, और इसलिए दिखाई पड़ता है कि सूर ने कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। बातों ही बातों में आपने इसका सही जवाब ढूंढ लिया होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहां पर पूछा जा रहा है कि गणिका किए कौन व्रत संयम सुख हित नाम पढ़ावे, मनसा करि सुमिरो गज, बपुरो ग्राह परम गति पावे। उपरोक्त पद में किस कार्य की महत्ता को बताया गया है? मन से नाम स्मरण की महत्ता, पूजा पाठ की महत्ता, संयम से व्रत करने की महत्ता। उपरोक्त तीनों गलत है। इसमें से हमें बताना कि आखिरकार इसमें क्या है, ठीक है ना। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि मन से नाम स्मरण की महत्ता इस पद में बताई गई है कि गणिका कियो कौन व्रत संयम सुख हित नाम पढ़ावे। जब यहाँ पर सुख आ गया, तोता आ गया, तो कहने का मतलब है कि स्मरण इसमें मेन होगा। और यहाँ का आ गया कि मनसा करि सुमिरो गज, बपुरो ग्राह परम गति पावे। तो स्मरण की बात यहाँ पर की गई, मन से नाम स्मरण की महत्ता। अगला प्रश्न है, कविता के लिए
जैसी चित्र भाषा की आवश्यकता होती है वैसी चित्रमयता के आधान में बिंबों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिंब भावों को रूप देने वाला साधन है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। यहाँ पर देखिए, कविता के लिए जैसी चित्र भाषा की आवश्यकता होती है वैसी चित्रमयता के आधान में बिंबों की, यहाँ पर चित्र भाषा और बिंब, बिंब को ही दूसरे रूप में हम चित्र भाषा के तौर पर देखते हैं। चित्र भाषा की जब भी चर्चा की जाती है तो आपके मन में छायावाद जरूर आ जाना चाहिए। वहां कवियों ने ज्यादातर बिंब का प्रयोग किया हुआ है और उनकी भाषा को भी आलोचकों ने चित्र भाषा के रूप में देखा है। और बताया गया कि चित्र भाषा यानी जो बिंब है वो भावों को रूप देने का साधन है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। इस तरीके से सही जवाब आप देख रहे हैं ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि सामाजिक वातावरण भाषा से निष्प्रिय रहता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तर्क तो सही है कि भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता रहता है। आप याद कीजिए, जब आप अपने किसी रिलेशन में जाते हैं जो कि 40-50 किलोमीटर दूरी पर है, 20 किलोमीटर दूरी पर है, वहां भी आप देखेंगे कि शब्दों के अर्थों में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आप अगर थोड़ा वक्त निकालकर, हालांकि अब वर्तमान समय व्यस्तताओं का समय हो चुका है तो बहुत कम लोग रिलेशन में जाते हैं, और जाते भी हैं तो 1-2 घंटे रहते हैं और वहां पर भी बैठकर मोबाइल चलाते हैं, तो फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आप महसूस कीजिए कि कहा भी गया कि भाषा परिवर्तनशील है, और यहाँ पर बताया कि सामाजिक वातावरण भाषा से निष्प्रिय यानी अलग रहता है। ये बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन ए कि स्थापना तो सही है लेकिन तर्क जो दिया जा रहा है वो गलत है। भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। हमने एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी से सवाल भी पूछा था, तो आपको क्या लग रहा है? आपके लिए हर प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवि रीतिकाल की किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित है? काव्य प्रवृत्ति के साथ सुमेलित कीजिए। कवियों का नाम दिया गया है, इसमें से ढेर सारे कवियों को आपने कभी सुना ही नहीं होगा, फिर भी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन कवियों को जरूर आप देख लीजिए। आपने लाल कवि का नाम सुना होगा, दीनदयाल गिरी का भी नाम सुना होगा, रसिक अली का भी, और ये यारी साटल नाम का एक कवि यहाँ पर नाम दिया है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन नीति काव्य में है, कौन राम काव्य है, कौन वीर काव्य है, कौन संत काव्य है और कौन कृष्ण काव्य है। तो देखते हैं, इसको अगर हम मिलाते हैं तो यारी सटल जो है वो संत काव्य रहे। और देखिए यहाँ पर यारी संत नाम होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक जरूर हुई है। ठीक है, और इसके बाद हमें मिलान करना है कि जो लाल कवि हैं, लाल कवि वीर काव्य के कवि के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी एक खास रचना भी है। ठीक है, छत्र प्रकाश नाम से इनकी रचना है फेमस, आपके दिमाग में आ गई होगी वो रचना। रसिक अली जो है, रसिक अली हैं राम काव्य के कवि, और दीनदयाल गिरी जो है, दीनदयाल गिरी नीति काव्य के कवि के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसका जो कूट बन रहा है, कूट आप देखिए क्या बन रहा है, उसी हिसाब से हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। नीचे और भी ऑप्शन थे, ठीक है ना, तो ए का 4 यहाँ पर पकड़ लिए, या फिर आप इसको पकड़ लिए, दीनदयाल गिरी को तो आप आराम से पकड़ लेंगे, लेकिन 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन लाल कवि को अगर आप जानते हैं कि वीर काव्य में है तो 3 यहाँ पर एक ही दिया हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लग रहा है? और शुरुआत में बहुत ही आक्रामक बैटिंग करते हुए आप लोगों ने प्रश्नों का जवाब दिया होगा, लेकिन धीरे धीरे पिच स्लो हो गई है और आपको ठहर कर खेलना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कवित रत्नाकर, कवित बुधभूषण, श्री राधा सुधा शतक, ये रचनाएं हैं। और इधर नाम दिए गए हैं कि हठी जी, नृप शंभु, नेवाज, रसनिधि, सेनापति, ये नाम दिए गए। इसके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर आप देखेंगे किसकी रचना है? सेनापति की है। ए का वी हो गया। अब आप देखें ए का वी एक ही ऑप्शन में, तो आप चाहें तो इसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आगे के लिए एक बार जरूर हम मिला लेते हैं कि कवित किसका है, वो हो गया
रसनिधि का। और बुध भूषण किसका हो गया? बुध भूषण हो गया आपका नृप शंभू का। श्री राधा सुधा शतक आपका हो गया हठी जी का। ठीक है ना। तो आगे के लिए इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए, कब प्रश्न कौन कहाँ आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हमें सबको समान रूप से देखकर आगे बढ़ना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो भी सुमेलित पर ही आधारित है। रचना काल के आधार पर पूछा गया है। भारती भूषण, तुलसी भूषण, ब्रिज कौमुदी और ब्रिज तरंगड़ी। ये ब्रिज ब्रिज दिया गया है, यहाँ पर ब्रज होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा एक आध दो जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दिखाई दी। तो चलते हैं इन रचनाओं को देखते हैं कि कब इनका प्रकाशन हुआ है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारती भूषण जो है ये 1833 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो तुलसी भूषण है वो तुलसी भूषण हो गया आपका 1754 में, ब्रज कौमुदी 1701 में, और ब्रज तरंगिणी यहाँ पर जो दिया गया है वो हो गया आपका 1816 में। तो इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है एक बार इसके सामने हम लिख भी देते हैं। ठीक है, 1833, इसके बाद हो गया आपका 1754, फिर 1701, फिर यहाँ पर हो गया 1816 ईस्वी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आईवी, इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 5। थोड़ा सा ये नया प्रश्न रहा होगा, इसको आप चाहें तो अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है स्थापना तर्क पर आधारित है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। न जाने कितनी बार इस चीज को आपने सुना भी होगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है क्योंकि साहित्यकार सामाजिक चेतना से निष्प्रिय नहीं रह सकता। निष्प्रिय शब्द का बार बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसको कि आप याद कर सकते हैं साधारण भाषा में अलग। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। और साहित्यकार सामाजिक चेतना से अलग नहीं हो सकता क्योंकि समाज में ही घटने वाली हर चीजों को वो अपनी रचनाओं में जगह देता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ए भी सही है और आर भी सही है, तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है आंसू की बालिका के कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। आंसू की बालिका हमें बताना कि किसकी रचना है। आंसू तो आप जान रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्विस्ट दिया गया है। अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो ये आप लोगों को LBW करने वाला प्रश्न है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है आंसू की बालिका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन दिया गया सरस्वती, श्री शारदा, हितवाड़ी, माधुरी। और हमने प्रश्न पढ़ा ही, इसके साथ ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब हो गया श्री शारदा पत्रिका। ये कहां से प्रकाशित होती थी ये सब भी आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आ रहा होगा तो अच्छी बात है। मुझे याद आता है कि जब मैं BA पार्ट 1 का विद्यार्थी था BHU में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी। उन्होंने छायावाद के बारे में थोड़ा बताना शुरू किया और पूरे क्लास में पूछा कि छायावाद शीर्षक से लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मेरा पूरा क्लास खड़ा हो गया था क्योंकि हम लोग भी उस जमाने में बच्चे थे, हमें नहीं पता था। उन्होंने सबसे पहले इस पत्रिका का नाम बताया था। हालांकि उस समय बचपना था, उतना ध्यान हम लोग नहीं देते थे। शायद आप लोग अब जरूर ध्यान दे रहे होंगे और अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के उन शिक्षकों को जरूर याद कर रहे होंगे। सही जवाब तक हम पहुंच चुके हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसका कथन है? छायावाद से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन, और कहा गया कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद। विलायती अभिव्यंजनावाद आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्रोचे, उसी का विलायती संस्करण है। ये बात किसने कही थी? देखिए प्रश्न किस तरीके से घुमाया गया है, लेकिन आप लोगों ने सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास किया है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उन्होंने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को ही छायावाद से जोड़कर देखा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों का नाम दिया गया है चांद गीत, निहार, रश्मि, नीरजा। और UGC नेट की तैयारी आप कर रहे होंगे तो किसी न किसी बहाने आप इन रचनाओं के कालक्रमानुसार को जानते होंगे, कालक्रम को जानते होंगे। और हमने भी महादेवी वर्मा या फिर आधुनिक काल
या पूरे मैं कहूँ कि यूनिट 5 के कविताओं पर चर्चा किया हुआ है, विस्तार से किया है। इस चैनल पर बहुत मेहनत करके उन तथ्यों को रखा गया है, प्लीज आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए, मैं वर्ष नहीं लिखूंगा, आपके दिमाग पर मैं चोट करना चाहता हूँ। आपके दिमाग को मैं, जो स्थिर हो गया है, बार बार आप लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, तो आप याद कीजिए। सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन डी, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांदगीत है। अब ये कब कब है, हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं, जो मॉनिटर की श्रेणी में आ चुके हैं, वो होमवर्क के दृष्टिकोण से इसको कमेंट करेंगे और आप लोग कमेंट्स को देखेंगे भी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें हमें बताना है कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप जानेंगे कि कोई रचना पहले लिखी गई है और उसको ढूंढ लेंगे कि पहले नंबर पे है कहाँ। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो कई बार हम प्रकाशन वर्ष को जानकर करते हैं, कई बार हम अपने IQ लेवल का प्रयोग करते हुए सही उत्तर तक पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि कितनी नावों में कितनी बार किस विधा की रचना है। संस्मरण है, यात्रा वर्णन है, कविता है, कहानी है। तो कितनी नावों में कितनी बार यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विधा पूछ लिया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी है। किसकी रचना है ये, किसकी कविता है, ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे और इस पर एक खास पुरस्कार भी मिला, उस पुरस्कार के बारे में भी आप जान रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, तार सप्तक प्रथम के कवि हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तार सप्तक नाम से ही जाना जाता है। 1943 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ। तो इसमें जो प्रथम ग्रुप है वो कौन सा रहा? गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञे शमशेर बहादुर सिंह। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जो कि शामिल है। आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि हमने तो पढ़ा था, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि तार सप्तक के कवियों को हम सूत्र के हिसाब से कैसे याद करें, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। बस आपको मेरा नाम या फिर तार सप्तक और रजनीश सर ऐसे करके टाइप करना है, पूरी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो बातों ही बातों में आपका दिमाग आंसर की तरफ गया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। मैंने इसको याद किया था, आर्म, ठीक है, MNGB, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो ये लोग तो हैं। अभी हम सही जवाब तक जाएंगे। यहाँ पर अभी मैंने ऊपर के हिसाब से ही बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब में क्या होगा, 54 का जो यहाँ पर बी है, कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, यहाँ पर बस शमशेर बहादुर सिंह की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी आप देख रहे हैं कि सभी इस फार्मूले को अगर याद रखते हैं, आर्म, MNGB, ठीक है ना, इस तरीके से तोड़कर याद कीजिए, तो आप इसके सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक है। चंद्रावली, नील देवी, विशस्य विषमौषधम, प्रेम योगिनी, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, धनंजय विजय। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में हमने हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु का योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में वीडियो बनाया हुआ था। उसमें मौलिक नाटक और अनुदित नाटक के बारे में चर्चा की। और देखिए, प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिया गया है। इसका सही जवाब यहाँ पर है कि मौलिक नाटकों की बात करें हम, तो इसमें चंद्रावली, नील देवी, इसके बाद आप देखेंगे कि विशस्य विषमौषधम और प्रेम योगिनी, ये दोनों ग्रुप इसमें शामिल है, ए और बी। ठीक है, पहला नाटक कौन सा है आपके दिमाग में आ गया होगा, हमने बहुत जोर देकर बताया हुआ था कि ये पहला नाटक उनका क्या रहा है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमरकांत की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अमरकांत से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया। एक तरीके से उनकी कहानियां ही यहाँ पर है। कुहासा, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर। तो प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से इसका सही अनुक्रम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा। ये अमरकांत की कहानियां हैं जिनका की क्रम है। अगला प्रश्न है, उषा प्रियंवदा की निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। यहाँ पर उषा प्रियंवदा से केंद्रित सवाल पूछ लिया गया।
सही जवाब है इसका, आप देखेंगे इसमें कहानियों का नाम दिया गया है, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी है, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये क्रम सही है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लिया गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का पुरस्कार प्राप्ति वर्ष क्रम सही हमें बताना है। कुंवर नारायण, अमरकांत, केदारनाथ सिंह, निर्मल वर्मा। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार कौन सा क्रम सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकांत, केदारनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब हो गया। और जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था उसी समय केदारनाथ सिंह को ये पुरस्कार मिला हुआ था। 2012-13 के आसपास की घटना है और इसमें लगभग 11 लाख के आसपास में पुरस्कार की राशि है। लेकिन लोगों ने वहां पर जो लोग मौजूद थे इस कार्यक्रम में, हमारे सुपरवाइजर भी गए हुए थे और कुछ हमारे सहपाठी भी गए थे। तो वहां पर जो एंकर थे उन्होंने कहा कि 33 लाख रुपए की घोषणा की गई है इस पुरस्कार के रूप में। तो वहां पर केदारनाथ सिंह भी एकदम से भौचक्के हो गए और जितने लोग भी थे उनको लगा कि क्या राशि जो है रातों रात बढ़ गई या फिर कुछ गलती हुई। बाद में एंकर ने कहा, जो संचालन कर रही थी, उन्होंने कहा कि गलती हो गई, राशि तो इतना ही है। तो ये एक तरीके से जब भी केदारनाथ सिंह के आसपास लोग रहते थे तो इस घटना का जिक्र करते थे और खूब लोग हंसते थे कि अगर 33 लाख मिल गया होता तो कितना बढ़िया रहता। चलिए, इस याददाश्त को मैंने आप सभी के साथ इसलिए शेयर किया कि केदारनाथ सिंह से हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला, जिसमें कि इन्होंने सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा काफी अच्छे से ये पढ़ाते थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, अंगूर की बेटी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक, कविता, कहानी। अंगूर की बेटी हमें बताना। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाटक के तौर पर है अंगूर की बेटी। और आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसके रचनाकार कौन है। हमने थोड़ा सा ही लिखा है लेकिन आप उसको पूरा कर दीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, गांधीवाद की शव परीक्षा निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बेडब बनारसी, प्रभाकर माचवे, यशपाल, रामविलास शर्मा। गांधीवाद की शव परीक्षा, शव आप समझ रहे हैं, शव नहीं बल्कि शव परीक्षा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब आप देख रहे हैं, ठीक है, सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, यशपाल ने इसको लिखा हुआ है। आगे आप जानते हैं कि यशपाल किस विचारधारा से थे, इनकी कई रचनाओं को आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर आप देखें कि ये मार्क्सवादी विचारधारा के थे, इसीलिए इन्होंने लिख दिया गांधीवाद की शव परीक्षा। अगला प्रश्न है कि खुदा सही सलामत है उपन्यास के रचयिता कौन है? खुदा सही सलामत है उपन्यास के रचयिता कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है कि कुरकुर स्वाहा किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी, पंकज बिष्ट, ठीक है, गिरिराज किशोर, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही जवाब हो गया मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी साहित्यकारों के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्होंने धारावाहिक फिल्म में बड़ा काम किया हुआ है, ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के संदर्भों पर आधारित है? आपको दिमाग चलाने का मौका यहाँ पर मिल गया कि कौन सी ऐसी कृति है जो कि महाभारत की कथा पर आधारित है। अंधायुग, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, मुक्ति पर्व। तो आपके दिमाग में आ गया हो कि अंधायुग तो हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में ही है और हमने पढ़ा कि इसमें महाभारत के जितने भी पात्र हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, यानी ए हो गया। बाकी अंधायुग के बारे में ढेर सारे जो भी तथ्य हैं वो सब आप अच्छे से जान रहे होंगे और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स हर यूनिट पर अपने चैनल पर प्रस्तुत किया है। बस जरूरत है आपको दृढ़ संकल्प लेकर उनको पूरा करना। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, साहित्य देवता निबंध संग्रह के रचयिता है। ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य देवता किसका निबंध है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य देवता जिस तरीके की रचना है, इसी तरीके से एक रचना है समय देवता। मैं अपने उन विद्यार्थियों से जरूर उम्मीद करूंगा जो कि लगातार गंभीरता से आत्मविश्वास के साथ इस लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। समय देवता किसकी रचना है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में किसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह, रामदर्श मिश्र। रेखा चित्र लेखन में किसका नाम
सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इस पे हमें ध्यान देना है। अब चूंकि आप देखेंगे कि जितने भी नाम इसमें दिए गए हैं सभी ने रेखा चित्र में अपना हाथ आजमाया है, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन रहा, कहने की जरूरत ही नहीं है, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है। रचना के संदर्भवान वातावरण से परिचित होने के लिए आलोचक को बहुज्ञ होना पड़ता है, क्योंकि साहित्य की भावात्मक अभिव्यक्ति व्यापकतर पृष्ठभूमि में होती है। अब हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि रचना के संदर्भवान वातावरण से परिचित होने के लिए आलोचक को बहुज्ञ होना पड़ता है, यानी हम जो आलोचना करते हैं वो बिना ज्ञान के आधार पर नहीं कर सकते। जो भी रचनाकार अपनी रचना किया हुआ है उसके वातावरण से आलोचक को भी प्रभावित से परिचित होना चाहिए, वरना अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं बिना जाने बुझे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुज्ञ नहीं। यानी कि आलोचना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, भले लोग किसी की आलोचना कर देते हैं लेकिन आलोचक को भी बहुज्ञ होना पड़ता है। इसीलिए अच्छे आलोचकों को आप देखेंगे जिसमें रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह, ये सब ऐसे आलोचक रहे जो कि बहुज्ञ थे, रचनाकारों के रचना संदर्भ और वातावरण से परिचित थे। तो ये तो कथन सही हो गया। आगे बताएगा क्योंकि साहित्य की भावात्मक अभिव्यक्ति व्यापकतर पृष्ठभूमि में होती है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ए और आर दोनों क्या है, सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक हैं। कई बार आप देख रहे हैं कि पेपर में फुल टॉस बॉल भी फेंक दी गई है, जिससे कि आप या तो 6 रन भगा दीजिए या फिर आउट भी हो सकते हैं। रस गंगाधर के लेखक कौन है, विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग तुरंत बता दिया होगा, पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है जो कि शायद अगर पेपर में ना पूछा जाए तो पेपर अधूरा रहेगा। खासतौर से मैं यूपी की बात करूं तो जितनी भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं होती हैं ये प्रश्न एकदम से फिक्स है कि आना ही आना है। आचार्य भरत के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? 8, 9, 7, 11। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी हुई है। इन रसों को जरूर आप ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों में से किस आचार्य की कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है? ये जबरदस्त तरीके का प्रश्न है। अभी तक प्रश्न पूछा जा रहा था कि कौन सी रचना किसकी है, कौन सी पुस्तक किसकी है, लेकिन देखिए प्रयोग इसी को कहते हैं। यहाँ पर सवाल कैसे बनाया जाता है इस प्रश्न से देखने पे पता चलता है। किसकी कोई रचना नहीं मिलती है? भट्टनायक, उद्भट, अभिनवगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है भट्टनायक। ये वही भट्टनायक हैं जिन्होंने की साधारणीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, लेकिन इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। उद्भट की रचना आप जानेंगे, अभिनवगुप्त की भी रचना आप पढ़े होंगे, न रचना पढ़े होंगे सिर्फ, बल्कि इन्होंने उस जमाने में टीका भी लिखी हुई थी और बाद में ये रस सूत्र में भी अपना योगदान दिए हुए। आपको ये पूरी घटना याद आ गई होगी कि जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने उद्भट अभिनवगुप्त के बारे में पढ़ा था, भट्टनायक के बारे में साधारणीकरण पढ़ा था, लेकिन अभी तक तमाम किताबें हमने खरीद ली, लेकिन भट्टनायक की किसी भी रचना को किसी भी पुस्तक वाले ने शामिल नहीं किया। जब रचना ही नहीं है तो कहां से शामिल किया जाएगा? वैसे पुस्तकें भी एक दूसरे से मिलती जुलती कॉपी ही रहती हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि अमेरिकी नई समीक्षा की मूल प्रेरणा किसकी आलोचना पद्धति में? क्रोचे, रिचर्ड्स, लोनजाइनस को टोनजाइनस लिख दिया, आप उसको कर लीजिए लोनजाइनस, अरस्तु। तो अमेरिकी नई समीक्षा की मूल प्रेरणा किसकी आलोचना पद्धति से है, हमें इसको बताना है। सही जवाब हो गया आई ए रिचर्ड्स, ठीक है। आई ए रिचर्ड्स पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बेहतरीन आलोचक हैं और इनसे सवाल लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं से पूछे जाते हैं और इनके सिद्धांतों से पूछे जाते हैं। और मैं एक चीज पर बार बार जोर देता हूं कि आई ए रिचर्ड्स ऐसे आलोचक रहे हैं जो कि आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़कर देखा है। इस चीज को जरूर आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा का जन्म कहां पर हुआ? अमेरिका में, फ्रांस, यूनान, इंग्लैंड। नई समीक्षा का जन्म कहां हुआ? अमेरिका में। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। देखने में सब प्रश्न बड़े छोटे हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं होंगे यानी कि आप समझे नहीं रहेंगे तो ये प्रश्न आपको बेचैन कर सकते हैं। आप अपने आसपास के परीक्षार्थियों से उम्मीद करेंगे कि प्लीज इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए, और उस समय जो करुणा वाली स्थिति आप लोगों की रहती है वो देखने वाली ही रहती है। मुझे याद आता है कि जब मैं यूपी पीजीटी के एग्जाम में बैठा हुआ था और एक परीक्षार्थी को नहीं पता था कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, किस बोली में लिखा गया है, अपने बगल वाले से
उसने रिरियाती हुई आवाज में, करुणा भरी आवाज में कहा कि प्लीज बता दो रामचरितमानस किस भाषा में है। तभी मुझे पता चल गया कि इस बेचारी की तैयारी का क्या स्तर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो हाउसवाइफ थी तो उतना समय नहीं मिला होगा। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों यही है कि प्रश्न को छोटा बड़ा नहीं मानना है, प्रश्न को प्रश्न की तरह देखना है और उसका जवाब देना है। चलते हैं, बात करते हैं भावुकता से बाहर निकलते हुए। नई समीक्षा के उन्नायक हैं जॉन क्रोरेंसम, क्रोचे, अरस्तु, विलियम जोन्स। तो नई समीक्षा के उन्नायक यानी संस्थापक या फिर उसको आगे बढ़ाने वाले कौन रहे हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जॉन क्रोरेंसम। आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, आखिर के नई समीक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे तो इन सभी का नाम वहां पर आता ही आता है। ठीक है ना? चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कवि दैवी प्रेरणा से आवेश में काव्य की सर्जना करता है, ऐसा किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस, इलियट। तो किसने इस बात को कहा था कि कवि जो है वो दैवी प्रेरणा से के आवेश में आकर काव्य की सर्जना करता है? सही जवाब तक आप पहुंचना शुरू कर दिए होंगे, टिक लगाकर बैठे भी होंगे। प्लेटो। प्लेटो ने तो यहां तक कहा था कि कवियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? ये देखिए, अभी तक सवाल पूछा जाता था कि पोएटिक्स किसका है या फिर पेरीपोएटिक्स किसकी रचना है। यहां पर पूछा गया कि वो रचना किस भाषा में, यानी कि हर प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। अरस्तु किस भाषा में लिखे थे? ऑप्शन दिया गया यूनानी, जर्मन, ग्रीक, अंग्रेजी। तो किस में लिखे थे ये आप जान गए होंगे, यूनानी भाषा में लिखे थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि लोंजाइनस के अनुसार उदात्त विचार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? लोंजाइनस के अनुसार उदात्त विचार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कथा वस्तु को, आत्म की महानता को, शैली को, व्याकरण को। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन बी, आत्मा की महानता को उदात्त विचार उसका क्या करते हैं? प्रतिध्वनित करते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि प्रतिध्वनित करते हैं। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त विचार किसको प्रतिध्वनित करते हैं? यहाँ पर यह प्रश्न था, तो किसको करते हैं? आत्मा की महानता को। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्तियां प्रसाद की किस रचना में? वो रचना आपके दिमाग में आ गई होगी। हमने भी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में आए हुए गीत योजनाओं पर चर्चा की है। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, अक्सर आप लोग बोलते हैं कि सर हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं कि आप पीडीएफ दे दीजिए, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अपने समय का उपयोग करते हुए सभी वीडियोज को देखते जाइए। तो हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये किस रचना से? आपके दिमाग में आ गया होगी चंद्रगुप्त, लेकिन हमारे वो विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि इसको कौन गाता है। गाने वाले का नाम आप जरूर बताएंगे, होमवर्क के तौर पर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उपन्यास और उनके पात्र हैं गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन। अब इसमें कौन सुमेलित है कौन नहीं है, सही विकल्प तक हमें जाना है। ध्यान रखिए पेपर 2018 का है, लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण से पेपर बनाया गया है, जो कि आज 2024 के यूजीसी नेट के पैटर्न को एकदम से फॉलो कर रहा है। गोदान होरी है, सेवा सदन में सुमन भी है, रंगभूमि में गोबर नहीं है, गोबर का संबंध किसे है? गोदान से ही है। गबन जालपा है। तो यहाँ पर जो कूट बनेगा आप देख रहे हैं कि ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और डी बन जाएगा। ए बी डी, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? सही हो गया। अगला प्रश्न है सूरदास के संबंध में कहा जाता है, सूरदास के संबंध में क्या कहा जाता है? ये वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, ये उपालंब श्रृंगार के कवि हैं, इनकी भक्ति दास्य भावना की है, इनकी भक्ति सखा भावना की है। सही विकल्प तक हमें जाना है। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि 2024 की तैयारी आप कर रहे हैं, उसी पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, इनको वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। ये चीज आपने देखा भी होगा, और वो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद आ गया होगा कि इन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना झांकने का प्रयास किया या फिर झांका है। ठीक है, और कहा गया कि इनकी जो ये उपालंब श्रृंगार के कवि हैं, ये भी बात यहाँ पर सही है। और जब मैं उपालंब कर रहा हूं तो आपके दिमाग में वो रचना जरूर आ गई होगी, नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब है कि आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते। अगर सुनते होंगे तो तुरंत आप कैच कर लेंगे, जी बिल्कुल आपने कहा था। और किसके हवाले से कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हवाले से। सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सख्य भावना में मानी जाती है। यहाँ पर सखा लिखा है लेकिन इसको
सख्य के रूप में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ये भी है, यानी कि जो कूट बन रहा है ए बी डी बन रहा है, ए बी डी हम देखते हैं किसमें, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, दास से भावना तुलसीदास की है, चीज को ध्यान में रखिए, तुलसीदास दास से भावना के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मनु बैठे ध्यान निरत थे, उस निर्मल मानस तट में सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में उद्धृत हैं? कहां से ये पंक्तियां ली गई? सर्गों का नाम दिया गया है कि श्रद्धा, ईड़ा, काम, आनंद। तो ये प्रसंग कहां का है? सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि आनंद सर्ग, यानी कि जो अंतिम सर्ग है। आप लोग इस चीज से सहमत होंगे कि कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? आनंद है। चिंता से बात शुरू होती है और आनंद में खत्म होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी से हमें एक चीज सीखना है कि जब हम किसी तैयारी को करने जाते हैं तो हम पहले चिंतित होते हैं और कहते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या इसी को पढ़कर हम सफल हो सकते हैं? तो ये आपकी चिंता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर देते हैं, चैनल से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो आप आनंद तक पहुंचते हैं। यानी मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों का जो जीवन है वो चिंता से शुरू होता है और आनंद में बदल जाता है। ये है कामायनी से हम सीखें कुछ न सीखें जरूर, लेकिन इस चीज को जरूर सीखिए कि अगर आप चिंता कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप आनंद की खोज में चिंता कर रहे हैं, आप यूं ही चिंता नहीं कर रहे हैं। फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अपने जीवन की चीजों को कहेंगे कि फला ने मेरे साथ ये किया, ढिका ने मेरे साथ ये किया, वो मुझे कमेंट नहीं करता तो मैं आज टीचर नहीं बन पाता, वो मुझे ये नहीं कहता तो मैं आज आईएएस नहीं बन पाता। यानी कि किसी न किसी को आप एक कारण के रूप में खोज लेते हैं और चैनल वाले बैठे हुए हैं जो आपको आमंत्रित करने के लिए बेकरार रहते हैं। चलते हैं, बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, बातें बहुत हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दीर्घ तपा, जुलूस, दुख मोचन, कितने चौराहे। तो रेणु द्वारा कौन सा ऐसा उपन्यास है जो कि नहीं लिखा गया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, दुख मोचन। आपके दिमाग में आ गया हो कि आखिरकार ये किसका उपन्यास है, मैंने लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, विवेकी राय, रामदरस मिश्र। तो देहाती दुनिया जिसको कि कहा जाता है कि आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत यहीं से होती है। हालांकि आंचलिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैला आंचल में हुआ है, लेकिन जब हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो देहाती दुनिया जो कि लगभग 1926-27 के आसपास में लिखा गया था शिवपूजन सहाय द्वारा। ठीक है, आपको बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि शिवपूजन सहाय जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं कभी यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि राही मासूम रजा कृत आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव, आधा गांव में कौन से गांव की चर्चा की गई? ठीक है, और ये भी प्रश्न कहीं कहीं मुझसे जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा कि क्यों सर आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि प्रश्न अगर वैसे मिलेंगे तो भावुकता बढ़ती जाएगी। राही मासूम रजा का जो आधा गांव है इसका संबंध है गंगौली से। गंगौली कहां पर है? गंगौली गाजीपुर का एक गांव है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर दिए गए हैं, आप जान जाएंगे कि शिवपालगंज जो है वो राग दरबारी का हो गया, मेरीगंज को बताने की जरूरत नहीं है, मैलांचल का हो गया, और बेलारी किसका हो गया? गोदान का हो गया। आगे के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन गांवों को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। इस कथन को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है क्योंकि भक्ति में सभी रसों की अभिव्यक्ति होती है। अब इसके आधार पर हमें बताना क्या सही है क्या गलत है। तो सही जवाब है कि ये बात, स्थापना तो सही है लेकिन कहा गया कि भक्ति में सभी रसों की अभिव्यक्ति होती है, ये बात गलत है। सही जवाब हो गया ए सही है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर? गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना दी गई कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो स्थापना उठाई गई है या फिर प्रश्न के तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के भक्ति काल वाले पार्ट से उठा लिए गए हैं। ठीक है ना, पहले ही पेज पर आप देखेंगे, पहले पेज के आखिरी पैराग्राफ के आसपास में देखेंगे कि वहां पर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि फला की कमी से विकलांग हो जाता है, फला की कमी से लंगड़ा लूला हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में धर्म का प्रभाव होता है, क्योंकि धर्म केवल मानसिक संकल्पना है। ये हमें बताना कि क्या बात ये सही है या गलत है। यहाँ पर
ऊपर का तो सही है, लेकिन धर्म केवल मानसिक संकल्पना है, ये बात क्या है? गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर अवतरण दिए गए, अवतरण के आधार पर हमें सही जवाबों तक पहुंचना है और लगभग 5 सवाल हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, अवतरण को मैं छोड़ देता हूं, ठीक है ना, बाद में इस पे मैं कभी बात करूंगा। हालांकि यूजीसी नेट में अवतरण पर आधारित दो दो अवतरण पूछे जाते हैं, तो मैं कभी सिलेक्टिव तौर पर लेकर आऊंगा, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 89 तक था, हम बात करते हैं 90 से, ठीक है, 90 से बात करते हैं। पूछा गया कि कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र क्या है? रमानाथ, मेहता, होरी, अमरकांत। कर्मभूमि उपन्यास जो कि प्रेमचंद का है और कई पाठ्यक्रमों में रखा भी गया। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, अमरकांत है, जो कि कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। कर्मभूमि कब प्रकाशित हुआ था, ये सब भी आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा। एक चीज आप देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। उनके केंद्र में हमेशा क्या रहता है? मनुष्य। इसीलिए कहा गया साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था, इसलिए साहित्य लिखना पड़ा। लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब वो अपने भाव और विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि कम्युनिटी सेक्शन में आपको कुछ न कुछ स्टोरी इत्यादि देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से लगातार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा निबंध है जो नहीं है उनका? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, सही जवाब है। मानव सत्य, साहित्य का मर्म, कौन सा नहीं है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, साहित्य और समीक्षा, इनका निबंध नहीं है। बाकी जितने भी निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है कि उषा प्रेमदा का उपन्यास नहीं है। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भयो कबीर उदास, खामोश होते सवाल। तो उषा प्रेमदा का कौन सा नाटक है जो उपन्यास है जो कि नहीं है, हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, खामोश होते सवाल, उषा प्रेमदा का नहीं है। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भयो कबीर उदास, ये सभी उपन्यास उषा प्रेमदा के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मैत्रेयी पुष्पा ने बेतवा बहती रही से अपनी पहचान बनाई। चाक में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है। झूला नट में बुंदेलखंड के एक परिवार की कथा है। अलमा कबूतरी उच्च वर्गीय नायिका की कहानी। तो इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि यहाँ पर गलत है? ऑप्शन डी है, अलमा कबूतरी बताया गया कि उच्च वर्गीय नायिका की कहानी है, गलत है। बाकी जितने भी चीजों को आप देखिए वो सब मैत्रेयी पुष्पा के संदर्भ में सही है, कि मैत्रेयी पुष्पा को आज हम मैत्रेयी पुष्पा के रूप में इसलिए जानते हैं, बेतवा बहती रही से उनकी पहचान बनी हुई थी। बाकी चाक, झूला नट इत्यादि के विषय वस्तु को आप देख लीजिए, यहां से सवाल आगे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रत्ती किस उपन्यास की पात्र है? शमशान चंपा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, शेष यात्रा। तो रत्ती नाम की जो पात्र है वो किस उपन्यास से जुड़ी हुई है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सूरजमुखी अंधेरे के। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार शिवानी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है या फिर वर्ग क्या है? यहाँ पर 14 फेरे, विषकन्या, माणिक, विवर्त, ये सब दिए गए हैं। हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही क्रम क्या है। सही क्रम ऑप्शन ए ही है, ठीक है। 14 फेरे, विषकन्या, माणिक, विवर्त शिवानी के उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रेमचंद के उपन्यासों का सही वर्ग क्या है? रूठी रानी, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम होना चाहिए यहाँ पर, कर्मभूमि। तो इसका क्रम हमें बताना है सही क्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रूठी रानी, प्रेमाश्रम, ठीक है। फिर इसके बाद कायाकल्प, कर्मभूमि। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्थापना तर्क पर आधारित गोदान का धरातल पूर्णतः यथार्थवादी है। मालती का जीवन यथार्थ मध्यवर्गीय प्रतीक है। यानी कि एक तो रचना के आधार पर सवाल यहाँ पर बन गया और एक पात्र के आधार पर है। तो कहा गया कि गोदान का धरातल पूर्णतः यथार्थवादी, ये बात बिल्कुल सही है। और बताया गया कि जो मालती का जीवन यथार्थ है वह मध्यवर्गीय, जिसको कि हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसका
प्रतिनिधित्व करती है या फिर इसका प्रतीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। यहाँ पर देखिए कहा गया कि पूर्णतः यथार्थवादी है, पूर्णतः यथार्थवादी है, ये कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसमें कुछ प्रेमचंद की कल्पनाएं भी हैं, ठीक है। और कहा गया कि जो मालती का जीवन चरित्र है वो इसका प्रतीक के तौर पर है, ये भी कथन उतना सही नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है कि दोनों गलत है। अभी तक आपने देखा कि दोनों सही हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहली बार दोनों क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि एक दलित डिप्टी कलेक्टर नाटक के रचयिता कौन है। एक दलित डिप्टी कलेक्टर नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है माता प्रसाद, कर्मशील भारती, या फिर इसको कमल भारती होना चाहिए था, ठीक, रूप नारायण सोनकर, डॉक्टर एन सिंह। तो कौन है जो कि एक दलित डिप्टी कलेक्टर नाटक का रचयिता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रूप नारायण सोनकर। और आखिरी प्रश्न है कि एकांकी लेखन में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम किसका है। राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कौन है जो कि एकांकी लेखन में सर्वाधिक उसका नाम उल्लेख है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, उपेंद्र नाथ अश्क। हालांकि लिखने के लिए इनमें सभी लोगों ने लिखा है, लेकिन सर्वाधिक रूप से फेमस कौन रहा, उपेंद्र नाथ अश्क रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सीजी सेट 2018 के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा की, और इस उद्देश्य से की कि यदि आप सीजी के एग्जाम में बैठ रहे होंगे, सीजी सेट के एग्जाम में, या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम में, या फिर बीपीएससी ट्री और अलग अलग प्रवक्ता परीक्षाओं में, तो आपके लिए ये पेपर या फिर अभ्यास सेट मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। इस चीज को बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक